बाजार बोलता है। एक बार एफआईआई का डेटा पढ़ लेते हैं और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस का हाल लेंगे। एक बार देख लेते हैं कि वेडनेसडे के सेशन में एफआईआईज और डीआईज क्या करके गए हैं। तो एफआईआईज तो एज यूजुअल 4358 करोड़ का माल बेच कर गए हैं, लेकिन डीआईज ने करीब 2977 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश सेगमेंट में। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट्स में एक बार फिर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन्स में करीब 1015 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली, 2.5% की गिरावट थी। शंघाई हैंसेंग यहाँ पर ग्रीन मार्क दिखा रहे हैं, निकाई और कोस्पी यहाँ पर थोड़ा सा रेड मार्क देखने के लिए मिल रहा है। और रेड मार्क जापान के मार्केट में थोड़ा डीप है। कल तो ये 7-8% सारे मार्केट चल के चुके हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी पार्टी डाउन हो गई है, लेकिन ओवरऑल अगर पिछले 2 दिन की पार्टी देखें तो ठीक ठाक ही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर में गरवारे हाईटेक का ये करीब 10% ऊपर है, शारदा एनर्जी 8.5% ऊपर है, ग्रेविटा, इंटेलेक्ट डिजाइन और कार्टेड इन सभी में 7% से ज़्यादा का उछाल देखने के लिए मिला। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि यहाँ पर अभी प्रेशर दिखा रहे हैं। तो उसमें मुथूट फाइनेंस करीब 5.5%, आवास फाइनेंस करीब 4%, ज्योति लैब करीब 2.5%, एरिस लाइफ साइंस करीब 2% और विजया डायग्नोस्टिक करीब 2%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर कि थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें जैसा कि हम जानते हैं कि आज की मार्केट की जो रैली है वो किस वजह से आई है। 90 दिनों के लिए 26% टैरिफ टला है। 9 जुलाई तक अभी अब टैरिफ की टेंशन फिलहाल हट गई है, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि एक कंडीशन अप्लाई है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। 10% बेस टैरिफ लगा रहेगा और 2 अप्रैल को 60 देशों पर टैरिफ ये लगाया गया था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला कि टैरिफ रिलीफ की जो समय सीमा है वो और भी बढ़ा सकते हैं और 9 जुलाई तक ही नहीं, उसके आसपास हम दोबारा रिव्यू करेंगे और हो सकता है कि इस समय सीमा को और बढ़ा दें। मतलब 3 महीने की समय सीमा दी गई है ट्रेड डील करने के लिए, हो सकता है कि वो और थोड़ी समय सीमा दे दें। कैबिनेट की बैठक में कल इस मुद्दे पर अमेरिका में बातचीत हुई थी। प्रशांत सर, देखिए आज जो बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है उसमें आईटी, बैंक, फार्मा सभी में एक अच्छा बाउंस बैक है और इक्वली सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं अगर ये समय सीमा और बढ़ती है, और इसका मतलब ये निकालना चाहिए कि जितना चाइना के साथ इनकी रसाकशी रहेगी उतना ही बाकी वर्ल्ड को आराम है, क्योंकि अमेरिका को भी अल्टीमेटली तो माल इंपोर्ट करना है, सबसे तो वो लड़ नहीं सकते। तो ये जो ट्रेड डील करने के लिए टाइम मिल रहा है, यही इंडिया के लिए पॉजिटिव माना जाए। ऑब्वियसली यस सर, मुझे लगता है कि जो भी ये चाइना के लिए नेगेटिव रहेगा वो इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट्स के लिए बनेंगे। मैं ये जानता हूँ कि लास्ट 2 महीने से जितना भी टग ऑफ वॉर जो चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, इंडिया विल बी बेनिफिशियरी। बट जिस तरीके से 26% जो टैरिफ लगाया था, मैं वहां पे भी मेरा अजम्पशन यही था कि आगे जाके इसको कम करेगा, बिकॉज India, without India, the world cannot grow, and US cannot even have this pharma IT industries to survive. तो मुझे लगता है कि इंडिया को एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और शायद अगले 3 महीने के बाद जो मोमेंटम आएगा वहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है इंडिया के लिए। जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर हैं खुद के प्रोडक्शन और खुद के कंजम्पशन के लिए, उतना ही आत्मनिर्भर है जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह बदलने में। तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्रिएट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए। बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिविटी है, बिकॉज इंडस्ट्री हो, कंपनीज हो, इस एनवायरमेंट में कैसे एडजस्ट होना है, ये सब चीजें देखने के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है। जो 3 महीने का टाइम मिला हुआ है, यूएस ने एक चीज क्रिएट किया है कि एक रूम क्रिएट किया हुआ है 3 महीने का, 90 डेज का, कि आप अपना बिजनेस को समझो, यूएस के साथ कैसे डील करना है और आपके आके यहाँ पे मेरे से डील करके जाओ। तो मुझे लगता है कि अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी, इंडिया शुड बी ऑन ए पॉजिटिव साइड। बिल्कुल, तो इंडिया वुड बी ऑन द पॉजिटिव साइड। देखिए फंडामेंटल हरी झंडी मिल गई, अंशुल भाई की तरफ से हरी झंडी मिल गई और मार्केट हरी झंडी दिखा ही रहा है। लेकिन थोड़ा झंडा बड़ा होना था बस आज। अंशुल भाई, ये जो आईटी कंपनीज हैं या फार्मा कंपनीज हैं, इनमें कोई चार्ट पर समझ आ रहा है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए या कहीं पर प्रॉफिट बुक करने के लिए आज के लिए? सर देखिए, सीएनएक्स आईटी जो लेवल हमने डिस्कस किए थे कि 31,300 तक आएगा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा समय खींच के आएगा, लेकिन जब 38,000 ऊपर से रिजेक्ट हुआ तो एक्सपेक्टेशन थी कि मुकेबल गिरेंगे, और 8-9 दिन में 38,000 से 31,300 आ गए हैं। अब यहाँ से अगर आप हिस्टोरिकल लेवल्स पे देखेंगे तो डीपली ओवरसोल्ड है। इतनी बड़ी गिरावट, ईयरली नेगेटिव रिटर्न मेरे ख्याल से
आईटी इंडेक्स ने पिछले 8-10 साल में एक आधी बार दिया होगा। तो मेरे को नहीं लग रहा है इस साल भी हम बहुत कोई नेगेटिव रिटर्न पोस्ट करेंगे। धीरे धीरे करके लेटर हाफ में रिकवरी आ जाएगी। तो अब जो मैं मना कर रहा था कि आईटी में आपको लॉन्ग साइड में नहीं काम करना है, अब आईटी में शॉर्ट साइड में काम नहीं करना है, अब आईटी में लॉन्ग साइड में काम करना है। अब लेकिन उसमें भी दिक्कत ये आती है, स्टॉक्स आपको लिमिटेड मिलेंगे। इन्फोसिस टीसीएस जहां पब्लिक होल्डिंग एकदम कम है, ये स्टॉक बड़ी तेजी से रिकवर कर जाएंगे। बट अगर आप जैसा मैं सही समझ रहा हूँ, आप ट्रेडिंग पिक के लिए पूछ रहे हैं, तो ट्रेडिंग पिक में आपको एचसीएल टेक का स्टॉक जो है ये बढ़िया बाउंस बैक दे सकता है। इसमें एक गैप छूटा हुआ था 1420 के आसपास, वो कवर अप हो चुका है। तो ये इनिशियल जिसको हम कहते हैं रन अवे गैप, ये जब क्लियर होता है, मतलब इसको जब फिल करते हैं तो फिर बाकी गैप्स भी फिल होने के लिए आते हैं। तो यहाँ से अगर आप एचसीएल टेक लॉन्ग करते हैं आईटी में 1419 पे, तो 1456 और 1507 ये दो टारगेट आपको लगाना है। मैं फिर आपको रिपीट करूंगा कि एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। अगर मैं कोई चीज बाई कॉल दे रहा हूँ या सेल कॉल दे रहा हूँ, लेवल्स बहुत ध्यान से नोट कीजिए। 1556 रुपए, 1456 रुपए 20 पैसा और 1507 रुपए 10 पैसा, ये दो लेवल आएंगे तो इन दो लेवल पे 50-50% अपना स्टॉक हल्का कर देना है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आईटी में एचसीएल टेक सर ने बताया, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छा अपसाइड मिल सकता है। साथ ही अगर देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, चीन अमेरिका में जो टेंशन है वो तो सभी ने वीकेंड में शायद पढ़ ही ली होगी कि टेंशन उनकी एस्केलेट हो रही है, कोई राहत नहीं मिली चीन को। और दूसरा, चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया है। प्रशांत सर, अगर ये 145% कर दिया, देखिए 50% के बाद आप, तो चाइना कह रहा है आप 400 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, माल तो बिकेगा नहीं। तो ये माल बिकेगा नहीं, ये इसी के लिए आप अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। दूसरा कि सर, चाइना और अमेरिका के रिलेशन किसी से छिपे नहीं हैं, वो कई बार ग्लोबल फोरम पर आमने सामने ही रहते हैं। इंडिया अगर इस सुनहरे अवसर को भी नहीं भुना पाया ढंग से, तो सर क्या होगा? मतलब इंडिया लगता है कि ये सुनहरा मौका है, जितना अच्छे से कैपिटलाइज कर ले इसको, जितना बड़ा मार्केट शेयर अपना बढ़ा ले हर सेगमेंट में, तो उतना ही अच्छा है। और वो कौन सा सेगमेंट हो सकता है जहां पर कि इंडिया एग्रेसिवली अमेरिका के साथ बिजनेस बढ़ा सकता है? सर ओवरऑल जो टग ऑफ वॉर है चाइना और यूएस के बीच में, वो तो आई थिंक एक्सलेट होते ही जा रहा है। बट एक अच्छा डिस्कशन भी मुझे लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बट यूएस अभी भी मान नहीं रहा है उस चीज के लिए। बट जितना प्रोडक्शन चाइना में होगा वो कहीं ना कहीं तो बिकेगा, ये तो गारंटी है। वो इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी लेके आ सकता है या दूसरे कंट्री में जाके उसको डंप कर सकता है, बट उसका माल तो कहीं ना कहीं तो बिकेगा ही। बट अगेन, इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं सर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से टेक्सटाइल एक सेक्टर है, जिस तरीके से मेटल एक सेक्टर है, जिस तरीके से नो अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो एक्सपोर्ट है वो सेक्टर है, तो आई थिंक वहां पे अच्छा कंपटीशन दे सकता है। बट जितना बड़ा कैपेसिटी चाइना के पास है, उतने कैपेसिटी इंडिया के पास है नहीं है। टाइम बिंग उसके लिए बहुत टाइम लगेगा इंडिया को रिस्ट्रक्चर करने में अपने कैपेसिटीज को। बट ऑब्वियसली जो प्रीमियमाइजेशन है, जहाँ पे चाइना का जो माल नहीं बिकेगा और इंडिया का जो माल बिकने लगेगा, तो वो प्रीमियमाइजेशन में शायद टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा बेनिफिट्स आए। इवन बांग्लादेश से बेटर प्रोडक्ट्स इंडिया बना सकता है, वियतनाम से बेटर प्रोडक्ट्स इंडिया बना सकता है। तो टेक्सटाइल इज ए सेक्टर वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मोमेंटम आया वहां पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। सेकंड, अगेन केमिकल सेक्टर्स में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। हम लोग लास्ट 4-5 साल से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर काम ही कर रहे हैं, बट उतना कुछ अभी भी एक्सपोर्ट में उतने नंबर्स नहीं दिख रहे। तो आई थिंक दिस वुड बी ए सेकंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कन्वर्ट दिस स्पेशल केमिकल सेक्टर, जहाँ पे इंडिया को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और इंडिया पास कैपेसिटी भी है जितना ग्लोबल मार्केट्स को रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक टेक्सटाइल एंड स्पेशल केमिकल सेक्टर्स दोनों बेनिफिट आना चाहिए इंडिया में। ठीक है, ऑटो और मेटल पर टैरिफ बना रहेगा 25% का, और कनाडा और मैक्सिको पर भी जो 25% का बेस टैरिफ उन्होंने पहले लगाया था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लगा रहेगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टीसीएस के नतीजे आए कल। हमने देखा कि नतीजों में कुछ खास ऐसा था नहीं। आय करीब 0.5-1% बढ़कर आई है, प्रॉफिट करीब 1.25% गिर कर आया है, 12,224 करोड़ आया। मार्जिन्स भी 27 बेसिस पॉइंट गिरे हैं, 24.19% रहे, जो कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे। लेकिन एबिट भी गिरा 0.36%, जो कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम था। लेकिन जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस पर से बेहतर था, वो 6 खास बातें हम बताते हैं आपको जो टीसीएस के मैनेजमेंट ने कही हैं।
उसमें है पहला कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है टीसीवी वो $12.2 बिलियन की रही क्यू ऑन क्यू बेसिस पर $10.2 बिलियन से बढ़कर। तो एक अच्छा खासा जंप इनकी टीसीवी वैल्यू में दिखा, यानी कि इनके पास ऑर्डर्स इन हैंड है। साथ ही अगर देखें तो मैनेजमेंट ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक से जो ये वाला साल होगा FY26 या कह सकते हैं कैलेंडर ईयर 25, ये इनके लिए बेहतर साल देखने के लिए मिलेगा। और इन्होंने कहा कि मार्जिन्स हमारे 26 to 28% रहेंगे। वेज हाइक को लेकर उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी सी टैरिफ को चलते अनिश्चित है, तो अभी वेज हाइक पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मार्जिन्स 26 to 28% रहेंगे। अब आप सोचिए कि Q4 में इनके मार्जिन्स 24.19% थे, तो यहाँ से मार्जिन्स बढ़ने की गाइडेंस दे रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो ग्राहकों के प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी हो रही है पर डील कैंसिलेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है टीसीएस की तरफ से, और ना सिर्फ ये स्टेटमेंट टीसीएस के लिए पॉजिटिव है, इनफैक्ट ये पूरी आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। फरवरी तक सब कुछ ठीक था, मार्च से थोड़ी दिक्कतें हुई हैं और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताएं भी शॉर्ट टर्म की है। प्रशांत सर, टीसीएस के मैनेजमेंट की कमेंट्री ज़्यादा अच्छी लगी या स्ट्रीट को रिजल्ट्स ही देखने हैं? और अगर कमेंट्री अच्छी लग रही है तो टीसीएस कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से? मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वहाँ पे ज्यादा फोकस था मार्केट के लिए, बिकॉज रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड ही था, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा फ्लैट और न्यूट्रल ही था। बट मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिया है मार्केट्स के लिए, ना कि टीसीएस के लिए, बाकी पूरे सेक्टर के लिए। आप देखो आज टीसीएस बहुत फ्लैट है, बट इंफोसिस और एचसीएल टेक और अदर मिड कैप आईटी कंपनी थोड़े से पॉजिटिव है। जब दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स न्यूट्रल और मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत कमेंट्री में बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम देते हैं कि आगे जाके जो इंडस्ट्री में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिविटी दिखाई देता है, तो पूरे सेक्टर में वो पॉजिटिविटी आ जाती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड इन द आईटी सेक्टर, जिस तरीके से अंशुल भाई बता रहे थे कि यहाँ से पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो मुझे एचसीएल टेक और एम्फेसिस ये दोनों स्टॉक बहुत पॉजिटिव लगते हैं, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। ओवरऑल न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा मेरा आईटी पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आईटी सेक्टर के कुछ Q4 एक्सपेक्टेशंस, कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आईटी सेक्टर की Q4 एक्सपेक्टेशंस क्यू ऑन क्यू बेसिस पर टीसीएस के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। 1.3% की ग्रोथ थी एक्सपेक्टेड, पैट में करीब 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आउट हो गए हैं रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं हुई, रिजल्ट्स में नहीं हुई लेकिन कमेंट्री में हो गई। इन्फोसिस के रिजल्ट 17 अप्रैल को आने हैं और करीब प्रॉफिट में 2.2% की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। एचसीएल टेक में करीब 6.9 और विप्रो में करीब 2% की गिरावट। इन सभी के रिजल्ट 16 से 22 अप्रैल के बीच में आ जाएंगे। उसके बाद मिड कैप आईटी कंपनीज में देखें तो टेक महिंद्रा, हालांकि टेक महिंद्रा भी लार्ज कैप में ही ऑलमोस्ट है, 1.3% का पैट ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। इनके रिजल्ट्स 24 को आएंगे। कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फेसिस यहाँ पर काफ़ी फोकस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े ठीक ठाक आने हैं। कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फेसिस में कोफोर्ज सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स 5 मई को आएंगे। करीब 40% का जंप इनके प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकता है इस क्वार्टर में। परसिस्टेंट और एम्फेसिस में भी करीब 4 से 5% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी प्रॉफिट में, ऐसा MOSL की रिपोर्ट कहती है। अंशुल भाई, आपने एक ट्रेड बताया लार्ज कैप में तो HCL टेक का, अगर मैं मिड कैप में पूछूं कोफोर्ज, एम्फेसिस और परसिस्टेंट, इनमें कोई लग रहा है कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी दे जाएगा? क्योंकि इन लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट्स पर तो मार्केट फोकस भी नहीं कर रहा था, केवल इनकी कमेंट्री पर कर रहा था, लेकिन फोकस करेगा मार्केट जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं इनके नतीजों पर, जहां ग्रोथ एक्चुअल में दिखेगी। सर देखिए, अगेन मैं मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। बताने को शो के स्टार्टिंग में मेरा मूड था कि एक मिल्क कंपनी आपको बता दूं मिड कैप में चल रही है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बाय दिया है। बट अगेन वही होता है ना, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी इतना दबाव है कि मार्केट हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग में भी आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप पिटने लगेंगे। तो आई वुड से कि पैसा आपका है, उसको सुरक्षित रखिए, लार्ज कैप में बने रहिए। 19-20 कुछ होगा भी तो 2-4 महीना आपका पैसा फंसेगा, लेकिन वापस रेट आ जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब NIIT जिसने 220 का स्टॉप लॉस नहीं काटा, अब देखिए 120-130 के पास आके खड़ा हो गया है। तो मैं इसलिए अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहूंगा। इन्फोसिस, TCS के अलावा HCL टेक इकलौता ठीक लग रहा है, और मतलब पैसा कमाने से होना चाहिए, वो मिड कैप दे या स्मॉल कैप दे या लार्ज कैप दे। इस समय लार्ज कैप दे रहा है तो लार्ज कैप से ले लीजिए, तो HCL टेक या इन्फोसिस में चिपके रहिए। ठीक है, तो लार्ज कैप में ही बने रहे, अभी मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा गजब सर्वे आया अमेरिका में, और ये तो वैसे इंडिया में भी होना चाहिए। अमेरिकन मार्केट पर न्यूट्रल रहने वाले निवेशक घट गए हैं। जो न्यूट्रल रहते थे, ज़्यादातर निवेशक या तो बुलिश हैं या बियरिश है अमेरिकन मार्केट्स में।
इस समय अमेरिकन मार्केट्स में जो न्यूट्रल व्यू रखने वाले निवेशक हैं वो केवल 12.5% रह गए हैं। बुलिश रहने वाले निवेशक करीब 28.5% है, और बेयरिश जो स्टांस रख रहे हैं, जो बेयरिश हैं मार्केट पर, वो 59% अमेरिकी निवेशक अभी भी बेयरिश हैं वहाँ के खुद के मार्केट पर। 2009 के बाद सबसे कम न्यूट्रल रहने वाले निवेशक हो गए हैं, यानी कि एक औसत देखें तो जो न्यूट्रल रहने वाले निवेशक थे वो 31.5% थे अमेरिका में। वो या तो बुलिश हो गए हैं या बियरिश हो गए, वो न्यूट्रल नहीं है अब। और बुलिश मार्केट पर जो रहते थे निवेशक ऑन एन एवरेज वो करीब 37.5% रहते थे। अभी कितने चल रहे हैं? 28.5, यानी कि बुलिश स्टांस जो है अमेरिका में थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। बेयरिश निवेशक का औसत 31% रहता था, जो कि अभी 59 पर पहुंच गया, और पिछले हफ्ते तो यही मीटर जो था ये 61.9% था। यानी कि लास्ट वीक अगर अमेरिका मार्केट में निवेशकों से बात करो तो 2009 के बाद वो सबसे ज़्यादा बेयरिश थे। प्रशांत सर, ये अगर आप अमेरिका में होते तो आप किस साइड होते सर? बेयरिश साइड पर होते, बुलिश पर होते, या न्यूट्रल पर होते? और अगर ये सर्वे में आपसे पूछूं कि आप अपने इन्वेस्टर से, आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तो वो किस साइड जा रहे हैं इंडिया में? तो ओवरऑल बेरिश ही होता मैं, अगर मैं यूएस सिटीजन होता। तो जिस तरीके से ट्रम्प का जो एक्शन खुद के इकोनॉमी के लिए कितना डिस्टर्बेंस बना रहा है, तो ऑब्वियसली बेरिश होना ही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा वहां पे। अगर सेम काइंड ऑफ सिनेरियो इंडिया में अगर सर्वे करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया बॉर्न बुलिश है। कभी भी ये बेरिश थॉट्स बहुत कम लोग जाते हैं। मतलब इट मे बी लाइक जो सर्वे आपने बताया मुझे भी उसका टोटली ऑपोजिट इंडिया में रह सकता है। 60 to 70% हमेशा बुलिश ही होते हैं। हर एक बिकवारी के टाइम पे इंडिया हमेशा ये सोचता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है बोल बोल के आई थिंक एवरीबडी इज बुलिश ओनली। न्यूट्रल इंडिया में बहुत कम लोग रहेंगे जिनका जो व्यू ऊपर या नीचे दोनों रहता नहीं है। बट बेरिश मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं। अगेन इट मे बी लाइक 10-15% ऑफ द होल इंडस्ट्री कैन बी बेरिश इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एज वेल एज इन द इकोनॉमिक एज वेल। But overall, Indian markets is very bullish in terms of their own investors point of view. But long term के लिए obviously जिस तरीके से वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो इंडिया ही है, प्लस गवर्नमेंट इतना स्टेबल है, जैसे आत्मनिर्भर स्टोरीज हैं, कंजम्पशन स्टोरीज हैं, तो आई थिंक इंडिया विल स्टैंड टू बी ए बुलिश मार्केट फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 decade। अंशुल भाई, आप कहाँ हैं इंडियन मार्केट में? सर देखिए, एक मतलब एग्जाम्पल में कोट करता हूँ थोड़ा सा मजाक के लहजे में, लेकिन है उतना ही सीरियस। जैसे प्रशांत भाई ने कहा इंडियन बॉर्न बुलिश है। अगर हम बॉर्न बुलिश नहीं होते तो आज भी हम केले का पत्ता लगा के जंगल में घूम रहे होते, इतनी ग्रोथ करके एआई तक नहीं आए होते। तो इंडियन मार्केट कह लीजिए या मानव सभ्यता कह लीजिए, ये हमेशा बॉर्न बुलिश है, आगे की तरफ देखती है। बस इसमें एक चीज हमको जोड़ लेना चाहिए कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो बुलिश रहना है, बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि लंबा पैसा वेल्थ आपकी बुलिश रहने में क्रिएट होती है। बस एक चीज कर लीजिए कि इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए कि गलत सौदे को, जैसे फल की टोकरी में कोई सेब सड़ जाता है तो हम पूरी टोकरी नहीं फेंकते हैं और उसको बचा के नहीं रखते हैं कि नहीं हम महंगा खरीद के लाए थे तो इसको रख के रहेंगे। सड़े हुए फल को निकाल दीजिए, बाकी टोकरी अच्छी खासी बनी रहेगी। तो उसी तरह के जिसका स्टॉप लॉस कट रहा है, सड़ा हुआ फल है, उसको तुरंत निकाल दीजिए और कोई अच्छी चीज उसमें वापस भर लीजिए। तो बस एक ही काम कीजिए कि बुलिश बने रहिए, बट स्टॉप, अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। बाकी बाजार में ये छोटी मोटी वोलेटिलिटी, ट्रम्प आएगा, ये चलता रहेगा। बाजार एक तरफा तेजी में है। अगर 15% की एवरेज ग्रोथ आपको 10 साल भी मिल गई अर्निंग में, तो निफ्टी लाख रुपए के ऊपर मिलेगी, कम से कम लाख रुपए के ऊपर। तो उस चीज को पकड़ के चलिए कि 15% ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, पेसिमिस्टिक उसको ग्रोथ मानेंगे। तो उसके हिसाब से आप पकड़ के चलो माल। बस ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप में या तो फंड मैनेजर को पैसा दे दो, वो अपने हिसाब से करता रहेगा। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर यहाँ पर एफआईज को लेकर आई है कि एफआईज हो सकता है इंडिया में लौटते हुए दिखाई दें। कुछ कारण हैं उसके। टैरिफ में राहत मिलने से स्थितियों में सुधार देखने के लिए मिला है। चीन पर बढ़ते टैरिफ से भारत के लिए अवसर भी है। डॉलर इंडेक्स कल तक ये
100.73 था, आज मैं मॉर्निंग में पढ़ रहा था कि 100 के लेवल को भी तोड़ गया। अपने उच्चतम स्तर से डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 10% टूट चुका है। डॉलर में कमजोरी थे, एफआईज के लिए निवेश करना आसान हो गया। भारत में ब्याज दर कटौती का भी फायदा मिल सकता है और साथ ही एफआईज के लिए हाल में सेबी ने नियमों में ढील दी थी, उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं एफआईज के लिए नियम जो आसान हुए हैं और जो सिनारियो बन रहा है, क्या एफआईज लौटेंगे? सर लास्ट 10 डेज में हमने 3-4 एफआईएस के साथ कुछ जूम कॉल्स भी किए थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स इन इंडियन मार्केट्स। वो लोग थोड़ा से न्यूट्रल टू पॉजिटिव होना चालू कर चुके हैं, बट दे वुड लाइक टू वेट एंड वॉच फॉर फाइनल अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स में अगर थोड़ा सा भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव अगर आने लगे तो दे विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, बिकॉज उनके लिए दूसरा कुछ ऑप्शन रहा नहीं है अभी, बिकॉज देयर ओन कंट्री इज नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी एज वेल एज देयर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। चाइना जो पॉजिटिव थे एफआईएस, थोड़ा वो भी अभी लास्ट 6 महीने पहले कहाँ पे थे वहां पे आके बैठ चुके हैं। तो वहां पे जो टग ऑफ वॉर है, अगर ये जो 145% है अगर वो बाद में डिस्कस करके कम भी होता है तो शायद वो 26 या 54 के आसपास ही आके रुक जाएगा। तो आई थिंक इट विल नॉट बी न्यूट्रल टू इंडिया। तो इंडिया के बराबर कोई टैक्स चाइना को लगेगा नहीं, इंडिया से ज्यादा ही लगेगा, ये उनका अजम्पशन है एफआईएस का। और वो बोलते हैं कि सिर्फ Q1 अर्निंग्स जो फर्स्ट क्वार्टर का ये जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पे अगर थोड़ा भी उनको बेटर परफॉर्मेंस दिखना चालू हो जाएगा और Q4 अर्निंग्स अगर स्टेबल टू पॉजिटिव निकलने जाए चालू हो जाएंगे तो आई थिंक वहां पे वो आना चालू कर देंगे। तो आई थिंक अप्रैल टू जून ये एक वेटिंग पीरियड रहेगा हमारे लिए, जहां पे Q4 अर्निंग्स आ जाएंगे और Q1 अर्निंग्स का अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस आना चालू हो जाएगा। तो दैट दिस इज द ओनली कंसर्न फॉर द यूएस एफआईएस टू कम बैक टू इंडिया। ठीक है प्रशांत सर, कोई कॉल वॉल है क्या आपके पास, कुछ कर रहे हैं? आई थिंक दो स्टॉक्स हैं। एक तो अपोलो हॉस्पिटल इज लुकिंग गुड फॉर अस। लास्ट 10 दिन में जितना मार्केट में वोलेटिलिटी था तो अपोलो हॉस्पिटल अभी भी स्ट्रांग है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है, बट अगेन आई एम स्टिल पॉजिटिव। टारगेट ऑफ 7,100 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 6680 प्लस। इसके बाद एचसीएल टेक जो इवन वेरी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, यहाँ पे आज भी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो एचसीएल टेक में मुझे लगता है कि 1600 तक टारगेट है ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। तो दीज टू स्टॉक्स आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव। एक छोटा माइक्रो कैप कंपनी है ई पैक जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, तो वो भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है, बट आज जो सर्किट में खुला हुआ है। बट ओवरऑल अगर कोई चांस मिलता है लेने के लिए तो आई थिंक 400-410 तक ये स्टॉक जा सकता है ई पैक ड्यूरेबल्स। बिल्कुल, लास्ट तो अपर सर्किट लगा हुआ सर ई पैक ड्यूरेबल में। आपसे पहले भी बात हुई थी, उस समय भी आपने बोला था कि अपर सर्किट खुले तो ले लेना इसे, और उसके बाद ये 385-90 तक गया था ऑलमोस्ट। सर्किट खुला भी था और मिला भी लोगों को, और उसके बाद ये चला भी। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है कच्चे तेल में कीमतों में काफ़ी तेज उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है और तेल कीमतों में रिकवरी की संभावनाएं नहीं है, ये सैक्सो बैंक ने बोला है। उनका कहना है कि चीन पर जो टैरिफ लगातार बढ़ रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पर डिमांड साइड जो है वो काफ़ी कट हो जाएगी, यानी कि चीन एक बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और अगर उन पर टैरिफ लगा हुआ, उनका ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ से क्रूड ऑयल की डिमांड काफ़ी डिस्टर्ब होने वाली है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस में रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ओपेक प्लस देशों ने जो सप्लाई बढ़ाई है उसका भी इम्पैक्ट रहेगा सप्लाई साइड पर, तो इसलिए क्रूड ऑयल रिकवर नहीं होगा। अंशुल भाई, आप हमेशा से क्रूड ऑयल को थोड़ा सा बियरिश मोड पर ही देख रहे हैं और ऐसा हुआ भी है, और आपने 3 कंपनियां हमेशा से पॉजिटिव साइड पर ली हैं। इनफैक्ट 4 कंपनियां ली हैं, IOCBP, CL, HPCL और रिलायंस। और अगर मैं क्रूड से अलग गैस कंपनी में देखूं तो गेल भी आप ऐड करते हैं। सर, इन 5 पर आपका व्यू क्या है? सर देखिए, क्रूड से स्टार्ट करूंगा। क्रूड में 53-87 का हमारा टारगेट था, लो बना है 55-12। तो अब $1-1.5 का अब मैं उतना नहीं पकड़ के चल रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट टारगेट डन है, बट ट्रेजेक्ट्री साइडवेज टू बेयरिश ही है। अब चूंकि नॉन स्टॉप गिरा है तो हल्का सा पुल बैक दे सकता है। 60-42 पे चल रहा है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, ये करीब खिंच के 62-62.5 तक आ सकता है, बट इसका कोई मेजर इम्पैक्ट इन कंपनीज जो अपने नाम लिया है इन पे आ जाएगा ऐसा नहीं है। एकदम से पिटा था क्रूड ऑयल, तो वो उसका जो टेक्निकल बाउंस बैक आता है वही आ रहा है, कोई ट्रेजेक्टरी नहीं चेंज हुई है, शार्प बाउंस है और कुछ नहीं है।
अब आते हैं आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पे थोड़ा सा चलना स्लो हो रहा है। एक और मतलब लगभग सारी खराब न्यूज निकल चुकी है, एक जो अनएक्सपेक्टेड थी वो भी आ गई है, उसको भी इसने पचा लिया है कि गवर्नमेंट ने जो 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो कंज्यूमर पे पास ऑन होने की जगह इनको हिट लेना पड़ेगा। लेकिन इतना हिट लेने के बाद भी इस आपकी मार्जिन बनी हुई है कि इनके रिजल्ट पे बहुत कोई डेंट नहीं आ जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, चीजें इनके लिए अच्छी रहेंगी। तो आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ले सकते हैं। गेल में भी ठीक ठाक अपमूव है, तो गेल को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। गेल में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट या आपको इस टाइप की चीज नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा स्लो आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल हो सकते हैं कंपेयर टू गेल। गेल थोड़ी तेजी से आपको 187-88 जाते हुए दिख सकता है, और अगर उसका ब्रेकआउट लेता है तो फिर जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो टारगेट्स आ जाएंगे। तो आउट ऑफ 4 अगर आपको इमीडिएट आज लेना है कि यहाँ से मेरे को 8-10 दिन का प्ले करना है, तो मेरे को गेल ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। बट अगर आप 1-1.5 साल का व्यू पकड़ रहे हैं तो चारों में से कोई भी ले लीजिए, सब में आपको 19-20 करके अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है कि आप चारों में से कुछ भी ले लीजिए। अगर आपको 1 से 1.5 साल का व्यू लेना है, गेल, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और अगर आज ही लेना है, मन है कि शॉर्ट टर्म प्ले करना है 8-10 दिन का, तो गेल ले लीजिए। यहाँ से आपको ठीक ठाक टारगेट मिल जाएगा। लेकिन रिलायंस पर नहीं बताया अंशुल भाई। रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर, इसलिए 22 साल तो नहीं अच्छा। रिकमेंड करूंगा, लेकिन हाँ 1210 की जो हमने बात की थी, 1210 आ चुका है। और इस 1210 आने में एक चीज अच्छी हुई है कि 1200 का जो बेस बना था उसको 2 बार तोड़ा, एक बार 4 मार्च के आसपास और उसी लो को फिर 7 अप्रैल को स्वीप किया है। तो एक बार वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करा दिया 1200 के नीचे 1160 का लो बना के, उस समय भी 1106 की हम बात कर रहे थे। इस बार भी 1106 टेस्ट नहीं हुआ, 1114 रुपए से ही लौट 1114.85 का लो बना के लौट गया है। पूरे प्रोसेस में दोनों बार 1200 जिस तेजी से रिक्लेम हुआ है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बॉटम बन गया है। अब इस लॉन्ग टर्म बॉटम को कंफर्म करने के लिए 1220 1240 की रेंज निकालनी होगी। उसके बाद इसकी ट्रेजेक्टरी वापस से लॉन्ग टर्म जो अप ट्रेंड है उसको रिक्लेम कर लेगा और टारगेट करीब करीब 2000 रुपए के आसपास बनेगा। तो इसी पूरी थियोरी को मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी थियोरी को मानते हुए मैंने रिलायंस में बाई करके रखा है। हर गिरावट में मैं एवरेज करके चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट बाइंग मेरी 1220 1320 1340 का जब ब्रेकआउट लेगा, तो जो मोमेंटम प्ले में करता हूं जिसमें फटाफट पैसा बनता है, वो बाइंग में 1320 1340 के ब्रेकआउट के बाद करूंगा। वहां से कम मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई रहेगा, और ओवरऑल में 2000 2050 की रेंज मान के चल रहा हूं कि रिलायंस में मेरे को मिलेगी। इसीलिए मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग रखता हूं, और सेबी की नियम की वजह से आपको बाई सेल में रिकमेंड नहीं कर पाता हूं। ठीक है, फेयर एनफ। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री साहब भी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरुण सर, आपका क्या कहना है सर क्रूड ऑयल पर और ओएमसीज पर? क्योंकि क्रूड ऑयल जितना गिरा है उसके हिसाब से हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज और पैकेजिंग कंपनीज, फिलिप्स कार्बन ब्लैक जैसी कंपनीज, इन सभी का रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है। कैसे देख रहे हैं सर, कोई अपॉर्चुनिटी? देखिए विवेक जी, मुझे लग रहा है क्रूड अपने बॉटम के आसपास है। जिस हिसाब से करेक्शन आया, बड़ा सपोर्ट एमसीएक्स में जो है 5100, आप कह सकते हैं 4800 से 5000 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है। चाइना से जो भी चीजें हो रही है उसका इम्पैक्ट क्रूड पे नजर आ रहा है। ज्यादा मैं क्रूड कमोडिटी ट्रैक नहीं करता हूं, पर डेफिनेटली उसको रेडार पर रखता हूं। तो क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है एक लेग ऑफ करेक्शन खत्म होने पे है, और यहाँ से मुझे लग रहा है ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए काफी पॉजिटिव है, तो वो स्टॉक्स मुझे लग रहा है चार्ट पे भी बुलिश है, फंडामेंटली भी अच्छे है। प्रेफरेबली आईओसी मेरा फेवरेट पिक रहेगा, क्योंकि स्टॉक अच्छा भी है, कम वॉलेटाइल रहता है, डिविडेंड भी काफी अच्छा है, तो आईओसी पे बेट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल पे मुझे लग रहा है एक उछाल बाकी है, वो उछाल हो सकता है नेक्स्ट वीक आ सकता है। ट्रेजेक्टरी जैसा कि अंशुल जी ने कहा एकदम वीक है, पर एक बाउंस के लिए क्रूड ऑयल जरूर तैयार है। वो बाउंस मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक आना चाहिए।